हेलो दोस्तों, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं लर्न विथ मी। दोस्तों, हम लोगों ने एन एपिटाफ पोम्स का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखे लास्ट वीडियो में। हम लोग फिर एन एपिटाफ के जो पोइट वाल्टर डेलामेयर हैं उसके बारे में भी हम लोग इन शॉर्ट स्टडी किए और आज हम बात करेंगे क्वेश्चंस और आंसर्स पर। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, एन एपिटाफ स्मृति लेख, स्मृति या समाधि या शिला लेख आप बोल सकते हैं। स्मृति लेख या समाधि लेख या शिला लेख एन एपिटाफ का हिंदी होता है। अब देखिए, ये कविता जो है, इस कविता में हम लोग देखे थे कि ये कविता जो है वह मेलैंकोलिक टोन देता है, यानी ये कविता जो है वो दुख पर आधारित है। विषादग्रस्त परिस्थिति को इसमें वर्णन किया गया है। इसमें शोरो निहित है, ये सोरोफुल इवेंट्स पर ये कविता रचा गया है। तो दोस्तों, हम लोग ये कविता जो है बारी बारी से लाइन बाय लाइन देख चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम रिहर्स कर देते हैं। कवि एक महिला से बेहद प्रेम करते थे, लेकिन वह औरत अकस्मात मर गई। मरने के बाद उसे कब्र में दफन कर दिया गया। उसके बाद कवि बहुत ही विषादग्रस्त रहने लगा, दुखी रहने लगा और वह अपने मन को सांत्वना देने के लिए, अपने हृदय को सांत्वना देने के लिए वे रोज उस महिला के कब्र के पास जाकर के बैठ कर के रोते थे, बिलखते थे, उसे याद करते थे, उसके यादों में आंसू बहाते थे। और उसी संदर्भ में यह कविता जो है लिखा गया है। वे कहते हैं कि हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। इन शॉर्ट इसे हम बता रहे हैं फिर से। इस कब्र में, इस कब्र के अंदर जो लाश है, जो मृत शरीर है, वह एक बहुत ही सुंदर महिला का है। वह बहुत ही सुंदर खूबसूरत महिला की है। उसके विशेषताओं के बारे में लिखते हैं कि लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी। वह जो महिला थी उसमें दो क्वालिटी का वर्णन किया है, एक तो लाइट हार्टेड और लाइट फुटेड। दो क्वालिटीज का जो है कभी वर्णन किए हैं कि वह महिला लाइट फुटेड थी और लाइट हार्टेड थी। अब यहाँ पर एम्बिग्यूटी का प्रयोग किए हैं कवि। हम बताए थे उस वीडियो में, यहाँ पर दो सेंस हो सकता है। एक तो सेंस हो सकता है कि वह चंचल थी और दूसरा सेंस हो सकता है वह घुमक्कर थी। घुमक्कर थी। चलिए, इसका भी दो सेंस हो सकता है। या तो वह खुशमिजाज टाइप की थी या बेवफा किस्म की थी। बेवफा या दिलफेक किस्म की थी। ये विशेषता जो है उस लेडी के बारे में कवि बता रहे हैं। आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। वे सोचते हैं और कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि वह बहुत ही खूबसूरत महिला थी। दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री। उसके जैसा सुंदरता से सुसज्जित इंग्लैंड, पूरे वेस्ट कंट्री में कोई भी नहीं थी। यहाँ पर वेस्ट कंट्री तो बहुत सारा, वेस्ट कंट्री में तो बहुत सारा कंट्रीज आता है, लेकिन यहाँ पर स्पेशली जो है इंग्लैंड के बारे में बात किया गया है कि वह इंग्लैंड की सबसे खूबसूरत महिला थी। उसके जैसा कोई भी नहीं थी। फिर लास्ट में जो है वह कहते हैं ब्यूटी पर एम्फेसिस देते हुए कि बट ब्यूटी वेनिसेस, ब्यूटी पासेस। लेकिन ब्यूटी जो है वह गायब होने वाली वस्तु है,
वो गायब हो जाती है। सही मायने में यहाँ जो फिजिकल ब्यूटी का ये वर्णन किए हैं, फिजिकल ब्यूटी जो है एक दिन न एक दिन गायब होने वाली होती है। चाहे आप देखिए, समय जो है, समय बहुत सारे ताज अपने अंदर लिए हुए हैं। वह बाल्यावस्था का ताज पहना करके चले जाते हैं, फिर जवानी का ताज पहना करके चले जाते हैं, फिर प्रौढ़ावस्था का ताज पहना करके चले जाते हैं, फिर बुढ़ापा का ताज पहना करके चले जाते हैं, फिर वो नहीं आते हैं। कहने का मतलब समय के अनुसार जो है किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था वगैरह में परिणित हो जाता है। समय के साथ साथ उसका जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है वो समाप्त हो जाता है। उसमें जो शोकपन है, बांकपन है या नाजुकता है, उसमें जो सुंदरता है, उसके जो शारीरिक जो सौंदर्य है, गठीला जो शरीर है, वो झुर्री पड़ जाता है उसमें। जैसे गुलाबी गाल, गुलाबी होंठ या जो भी चीज़ है उसमें झुर्रियाँ पड़ जाती है। समय के साथ साथ वो बदल जाता है, वह क्या कह सकते हैं, वह फीका पड़ जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि ब्यूटी जो है वेनिश करने वाली वस्तु है। ब्यूटी पासेस, यानी जो सुंदरता होता है, यहाँ पर जो है ये मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट जो है दिए हैं कि कोई भी वस्तु इस दुनिया में जो है वे भी ट्रांजिएंट है और वे भी इफेमरल है, अल्पकालीन है, क्षणिक है, उसका भी समाप्ति होता है। चाहे ब्रास हो या एलिमेंट्स हो, कोई भी स्टोन्स हो या माउंटेन्स या ब्रास या गिल्डेड माउंटेन्स हो, मोनूमेंट्स हो या स्टेट्यूज हो, चाहे टोम्स हो, चाहे और कोई जो यादगारी के लिए निशानी के रूप में बनाया जाता है, चाहे वह हीरे से जड़ित हो, सोने से जड़ित हो या और चांदी से जड़ित हो, कोई भी एलिमेंट से जड़ित हो, लेकिन उसका एक दिन समाप्ति होना निश्चित है, यह तय है या होता ही है। जैसे मान चलिए कि अर्थ हम लोग देख रहे हैं, प्लैनेट्स देख रहे हैं, सैटेलाइट्स देख रहे हैं, ये सब क्या है, वह समाप्त होने वाली वस्तु है। तो भले ही यह लगता है कि नहीं समाप्त होने वाली है, जैसे बाउंडलेस सी पर विचार करिए, वो लिमिटलेस है सी, लेकिन फिर भी हो सकता है उसका अंत निश्चित हो। चाहे हम लोग जो देख रहे हैं हेवनली बॉडीज़ या जो स्काई में सारे जो यूनिक थिंग्स को देख रहे हैं, हो सकता है आज या कल जो है वह काल के गाल में चला जाए। तो यहाँ पर कहा जाता है कि ब्यूटी वेनिश कर जाता है, ब्यूटी पास कर जाता है, चाहे वह कितना ही दुर्लभ क्यों ना हो, चाहे वह कितना ही अतुल्य क्यों ना हो, इनक्रेडिबल क्यों ना हो। एंड व्हेन आई क्रम्बल, इसलिए वह कहते हैं कि तुम्हारा जो ब्यूटी है वह समाप्त हो गया इस संसार से। अब चूंकि मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, तुम्हारे समकक्ष रहा हूँ, तुम्हारे हर एहसासों का, तुम्हारे फीलिंग्स का, सेंटिमेंट्स का मुझे तजुर्बा है, या मैं तुम्हारे साथ जो है वह मित्रता भाव ढंग से या एक लवर के भांति तुम्हारे साथ जो है बहुत सारे दिन जो है व्यतीत किए हैं, बहुत सारे चंद्रमा की रातों में हम लोग आनंद पूर्वक जो है सुख चैन की अनुभूति भी प्राप्त किए हैं। तो मैं तुम्हारे विषय में बहुत गहराई पूर्वक जानता हूँ, लेकिन मैं भी अगर मर जाऊँगा, व्हेन आई क्रम्बल, मैं भी अगर मर जाऊँगा, यहाँ पर डाय, मैं भी अगर मर जाऊँगा तो तुम्हें याद करने वाला कौन होगा? ओ वेस्ट कंट्री की लेडी, तुम्हें यहाँ पर कोई याद करने वाला नहीं है। इसलिए तुम्हारा अगर तुम गुड डीड्स करती, अच्छे कार्य करती, तो तुम्हें बरसों वर्ष, जनरेशन आफ्टर जनरेशन तुम्हें याद करने के लिए लोग रहते, लेकिन तुमने तो कोई गुड डीड्स नहीं की, इसलिए तुम्हें मेरे मरने के बाद कोई याद करने वाला नहीं होगा। तो ये था दोस्तों, ये इन शॉर्ट जो है हम बता दिए। तो इसी पर आधारित जो क्वेश्चन है आपका B11 का, उसे मैं सॉल्व कर लेता हूँ। दोस्तों एक बात और, ये जो लाइन्स है, लाइन्स को आपको ध्यान से देखना है, सभी लाइन्स को, क्योंकि एग्जामिनेशन में जो है पूछा जाता है लाइन्स, और लाइन में जैसे मान चलिए कि पूछ दिया आपको कि बट ब्यूटी वेनिसेस, ब्यूटी पासेस, हाउएवर रेयर इट बी, ईच ए लाइन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पोअम। अब 4 पोएम का नाम दे देगा आपका, जैसे एन एपिटाफ दे दिया, ऑड टू ऑटम दे दिया, और उसके बाद माई ग्रैंड मदर्स हाउस दे दिया, या मैं कैपिटल द मिस्ट्री कैट दे दिया। इसमें से चारों में से ऑप्शन में आपको कहेगा कि चयन करिए कि कौन राइट वन है, आंसर है। तो यहाँ पर देखिए, ये प्रत्येक लाइन जो है
आपको देखना है, प्रत्येक लाइन को देखना है, दिमाग में रखना है, तभी वहाँ ऑब्जेक्टिव में आप अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, तो इस पर आधारित जो क्वेश्चन है B11 का, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, द पोइट एक्सप्रेसेस हिज सैड फीलिंग फॉर अ लेडी। यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स है क्वेश्चंस। कहता है कि पोइट जो है वह एक लेडी के लिए सैड फीलिंग अभिव्यक्त करता है, तो सही है। एक लेडी के लिए, मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी के लिए ये क्या करता है, सैड फीलिंग रखता है अपने अंदर। दूसरा, द लेडी बिलोंग टू द नॉर्थ कंट्री। क्या लेडी जो है वह नॉर्थ कंट्री से बिलोंग करती है, तो नहीं, यहाँ पर दिया हुआ वेस्ट कंट्री, तो यहाँ पर ये फॉल्स हो जाएगा, ट्रू नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। द पोइट कंसिडर्स हर द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। कवि जो है वह उसे बहुत ही सुंदर लेडी के रूप में संबोधित करता है, हाँ तो सही है, यहाँ संबोधित कर रहा है। उसके बाद D नंबर है, ब्यूटी रिमेन्स फॉर एवर इफ़ वी टेक प्रॉपर केयर फॉर इट। ब्यूटी जो है, सुंदरता, वह हमेशा रहने वाली है यदि हम उसका प्रॉपर केयर करें, टेक केयर करें। तो क्या सही है आपका, फॉल्स होगा, ये फॉल्स है, क्योंकि ब्यूटी समाप्त होने वाली वस्तु है। अब देखिए E नंबर, देयर आर अदर पर्सन्स हु आल्सो नो द लेडी। कोई अन्य व्यक्ति भी था जो उस लेडी को जानता था, नहीं, सिर्फ कवि ही जानता था उस लेडी के बारे में। तो कहता है कि देयर आर अदर पर्सन्स हु आल्सो नो द लेडी, यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। देयर आर अदर पर्सन्स, ठीक है। उसके बाद F जो है क्वेश्चन है, द पोइट फील्स दैट आफ्टर हिज डेथ नोबडी विल रिमेंबर हर। कभी कहते हैं लास्ट में कि मेरे मरने के बाद जो है तुम्हें याद कौन करेगा, तो ये सही है, ये ऐसा कहा गया है। द पोइट फील्स दैट आफ्टर हिज डेथ नोबडी विल केयर हर, एकदम सही है। तो ये आप देख लिए B11 का, और B12 का भी अभी ही हम देख लेते हैं। अब देखिए आपका क्वेश्चन है B12। इज द स्पीकर अफ्रेड ऑफ डेथ। सॉरी, ये तो हम निकाल लिए हैं सोल्जर कविता का। हाँ, B12 का पहला क्वेश्चन है कि वेयर डज द लेडी लाई। वेयर डज द लेडी लाई, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे रिहर्स करें, रियाज करें, इसे याद करने का प्रयास करें, मेमोराइज करें। वेयर डज सी लाई, तो सी अर्थात द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी लाइज इन हर ग्रेव, वह कब्र में है, वह क्या है, कब्र में दफन है। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डज सी लुक टू द पोइट। हाउ डज सी लुक टू द पोइट, कवि के नज़र में वह कैसी थी, तो आंसर सी लुक्स टू द पोइट द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी that ever was in the वेस्ट कंट्री, यानी बहुत खूबसूरत थी, उसके जैसा खूबसूरत पूरे वेस्ट कंट्री में कोई नहीं थी। तीसरा क्वेश्चन है, was she a kind and considerate lady
क्या वह दयालु और कंसिडरेट मतलब समझदार टाइप की थी? तो यहाँ पर दोनों स्थिति हो सकता है, जिस तरह से हम लोग समझे हैं अभी। तो यहाँ पर हो सकता है असमंजस की स्थिति है, तो यहाँ पर क्या कहा जाता है, इट मे और मे नोट बी ए काइंड एंड कंसिडरेट लेडी, ए काइंड एंड कंसिडरेट लेडी। चलिए, ये तो हम अपने सेंस पर आधारित यह आंसर लिखे हैं, लेकिन परहैप्स शायद वह काइंड और कंसिडरेट लेडी है किसके लिए? पोइट के लिए। लेकिन ये भी आंसर सही है। उसके बाद 4 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइट थिंक अबाउट ब्यूटी? ब्यूटी के बारे में क्या राय है कवि का? तो आंसर, द पोइट views that beauty is transient या short-lived like a bubble। ट्रांजिएंट होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है, किसके तरह? बबल के तरह। ब्यूटी के बारे में इसका ये कॉन्सेप्शन है, द पोइट व्यूज दैट ब्यूटी इज ट्रांजिएंट या शॉर्ट लिव्ड लाइक अ बबल। इवन the rarest beauty must perish। दुर्लभ भी चाहे कितना भी दुर्लभ हो ब्यूटी फिजिकली, वह पेरिस होने वाला है, समाप्त होने वाला है। 5वां क्वेश्चन है आपका लास्ट, व्हाट डज द पोइट मीन when he says and when I crumble, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो एक लाइन है, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। तो इसमें जो एंड व्हेन आई क्रम्बल है, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हो गया आंसर, वहाँ बताए थे हम लोग, क्रम्बल मीन्स यहाँ पर जो है फॉल इनटू पीसेस होगा, और स्पेशली डाई का सेंस दिए थे। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि द पोइट मीन्स when I die, जब मैं मर जाऊंगा। तो यहाँ पर जो है एंड when I crumble का अर्थ हो जाएगा when I die। The poet means when I die, when he says and when I crumble। यहाँ पर जो है उच्चारण क्रम्बल कह सकते हैं, क्योंकि एमबी का जो कॉम्बिनेशन रहता है, तो यहाँ पर बी साइलेंट रहता है, क्रम्बल। अब जो है क्रम्बल ही पढ़िएगा, उचित है। तो ये आपका B1-2 का क्वेश्चंस देख लिए, उसका आंसर्स देख लिए। इसमें से लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पर अभी हम नहीं चलेंगे। उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन है, वो तो स्वयं करना है।
कंपोजिशन में ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर और ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये बाद में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं डी पर देखते हैं, डी वर्ड स्टडी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको जम्बल्ड वर्ड दे दिया जाएगा और उसका कहेगा कि 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें कहेगा कि सही कौन है। या तो इस तरह से भी दे सकता है, या मान चलिए कि 4 ऑप्शंस दिया हुआ रहेगा, एक ही शब्द का 4 मिसस्पेल्ड वर्ड्स दिया हुआ रहेगा, उसमें से आपको सही चुनने के लिए कहा जाएगा। लगभग ये 2 नंबर का क्वेश्चन जो है वो पूछता है, 2 से 3 मार्क्स का भी कभी कभी पूछ लेता है, ये डिफ़िकल्टी जो है वर्ड से संबंधित। तो यहाँ पर पहला दिया हुआ है एक्सरसाइज 1 में। एक्सरसाइज 1 में देखते हैं हम लोग ब्यूटीफुल, देखिए कैसे लिखा हुआ है, BEAUTYFUL, लेकिन ये तो क्या है, मिसस्पेल्ड वर्ड है, तो इसे हम सही करेंगे तो ब्यूटीफुल, तो ऐसे लिखा जाता है, तो ये सही होगा। दूसरा में दिया हुआ वेनिसेज, तो यहाँ पर वेनिसेज कविता में पढ़े थे स्पेलिंग वेनिसेज। उसके बाद है क्रम्बल, CRUMBUL, क्रम्बुल दिया हुआ है लेकिन होता है क्रम्बल, हो गया ये आपका सही। उसके बाद आप रिमेंबर पर जाइए, लिखा हुआ है RIMEMBAR, लेकिन आपको लिखना है रिमेंबर का स्पेलिंग तो आप जानते हैं क्या होता है, रिमेंबर, ऐसे होता है। उसके बाद एक दिया हुआ है LADIE, लेडी, ऐसे अगर स्पेलिंग लिखा जाता है तो ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर अगर शुद्ध करने के लिए दिया जाए तो लेडी ऐसे आपको क्या करना लिखना पड़ेगा, ऐसे भी लिखा जाता है, लेकिन ये जो है वो सही है। आप लेडी LADY को ही फॉलो करिएगा। अब हम लोग वर्ड फॉर्मेशन नहीं देखेंगे, इससे क्वेश्चन नहीं आता है। वर्ड मीनिंग भी ज़रूरी नहीं है अभी, और ई जो है ग्रामर सेक्शन ज़रूरी है आपको, तो ई भी जो है हम साथ ही साथ कर लेते हैं। अब देखिए हम लोग ग्रामर पोर्शन ई को देखते हैं, ये तो खैर जरूरी है आपको ग्रामर पोर्शन। तो यहाँ पर रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द पोम केयरफुली, यहाँ पर लाइन दिया गया है, और यहाँ पर जो है लाइन देने के पीछे रीज़न है आर्टिकल समझाना। तो आर्टिकल पर आधारित 5 क्वेश्चंस है, इसे सिर्फ हम सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे हम लोग जो है सेपरेटली ग्रामर पोर्शन में जब चलेंगे तो आर्टिकल्स पर बातें करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि मोस्ट ऑफ डैश स्टूडेंट्स टुडे वांट टू वर्क इन डैश USA। चलिए ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका देयर इज डैश रेड रोज ऑन डैश प्लांट डैश रोज हैज बिकम क्वाइट अट्रैक्टिव तीसरा क्वेश्चन है आपका कि देयर आर few students in dash university who want to pursue research work। और चौथा है आपका एप्पल डे keeps डॉक्टर अवे। और 5वां क्वेश्चन है आई हैव मेट डैश MLA टुडे।
तो ये आपका ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन है और आर्टिकल से जो है 1 नंबर का क्वेश्चन फिक्स्ड है, इसलिए आर्टिकल आपको देखना जरूरी है। यहाँ पर देखिए हम लोग आर्टिकल का एन और द का प्रयोग देखते हैं। मोस्ट ऑफ डैश, यहाँ पर देखिए मोस्ट ऑफ, हम सारांश में बता दे रहे हैं मोस्ट ऑफ के बाद जो है द डेफिनेट आर्टिकल जो है लगाया जाता है, इसलिए द लग जाएगा। मोस्ट ऑफ द, जैसे ऑल ऑफ द, तो ये सब द का प्रयोग जो है होता है इसके बाद। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स टुडे वांट टू नो इन वर्क इन यूएसए। ऐसे देखिए जो कंट्री नाम है, कंट्री नेम, उसके पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे अगर हम द इंडिया कहे तो गलत होगा, द अमेरिका कहे तो गलत होगा, द ऑस्ट्रेलिया कहे तो गलत होगा, द जापान कहे तो गलत होगा। लेकिन यूएसए एक्सेप्शन के रूप में द लेता है, यानी यूएसए के पहले द आएगा, यानी कुछ ऐसा कंट्री का नाम है जो द लेता है, जैसे यूएसए हो गया, द हेग हो गया, ये सब द लेगा। देयर इज डैश रेड, रेड रोज, यहाँ पर देखिए यहाँ पर नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, और आप जानते हैं कि नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो इस एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लगता है एन, तो यहाँ पर ए लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड है आर का, आ रही है। हम लोग जानते हैं ना कि ए का प्रयोग जो है कि कॉन्सोनेंट साउंड के पहले करते हैं, और एन का प्रयोग जो है वाउल साउंड के पहले करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आर क्या है, आपका कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए ए आएगा। चलिए ऑन द प्लांट, यहाँ पर प्लांट क्या है, निश्चित है कि देयर इज ए रेड रोज ऑन द प्लांट, यानी जो प्लांट है, ये डिफरेंट जो प्लांट है, इसमें एक क्या है, रोज है, तो द यहाँ लगेगा। उसके बाद यहाँ पर भी द का प्रयोग है, द रोज हैज बिकम क्वाइट अट्रैक्टिव, यानी डिफरेंट जो रोज है प्लांट वो अट्रैक्टिव है, क्वाइट अट्रैक्टिव है। देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन, अब देखिए यहाँ पर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आप देखिए, आप कहिएगा कि सर यू जो है क्या है, एक वाउल है, तो वाउल के पहले तो एन लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उच्चारण के दृष्टिकोण से एन का प्रयोग होता है, न कि लेटर को देख करके। तो यहाँ पर उच्चारण है यू। अब यू को अगर हम तोड़ते हैं तो वाई डबल ओ होता है यू, तो यहाँ पर वाई क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट की तरह यहाँ पर साउंड दे रहा है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। यानी कुछ ही स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में होता है जो परसू करता है क्या चीज, रिसर्च वर्क। देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटी हु वांट टू परस्यू रिसर्च वर्क। अब देखिए ए क्या है आपका, वाउल साउंड दे रहा है एप्पल, तो यहाँ पर एन। ए कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है तो ए। किप्स द, यहाँ पर जो है डॉक्टर का प्रयोग जनरलाइज किया गया है, इसलिए द का प्रयोग किया गया है। आई हैव मेट, MLA देखिए इसका एम का लिखते हैं AM, एम का स्पेलिंग लिखें, एम का स्पेलिंग ये होता है। ए क्या है आपका, वाउलेटर, वाउलेटर के पहले वाउल साउंड दे रहा है, तो इसके पहले क्या लगेगा, एन लगेगा, तो यहाँ भी एन। MLA टुडे, जैसे मान के चलिए कि अगर हम कहते हैं FO कहते हैं, तो F का उच्चारण क्या होगा, AIF, तो यहाँ पर साउंड कैसा हो रहा है, वाउल के तरह, इसीलिए इसके पहले क्या लगना है, N। तो खैर ये तो इन शॉर्ट बता रहे हैं, उस चैप्टर पर जो ग्रामर जब चैप्टर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम देखेंगे विस्तार पूर्वक, इन डिटेल देखेंगे। खैर ये आपका NAPTEF का जो ज़रूरत था, जो ज़रूरी था पोर्शंस करना, उससे हम देख लिए हैं। अगर विशेष परिस्थिति में यदि जो छूटा हुआ है पोर्शन उसे भी देखना पड़े तो वो भी देखने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे, उसे भी देखेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस पर जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव्स अब देखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो 60 मार्क्स का पूछा जाता है,
तो ऑब्जेक्टिव्स पर ज़्यादा फोकस जो है करना पड़ेगा हम लोगों को। तो आज तो ये हो गया NAPTEP से संबंधित सभी जो पोर्शंस था सब कवर कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। Could have loved me, and no one ever would have dared to tread